सहमत भी है। आज का टॉपिक रहेगा मासिक धर्म। अब भैया बातचीत करेंगे मासिक धर्म के ऊपर। ले, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव हुआ कि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा? किस किस को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा? परमात्मा ने मेरे को एक बिलात की तो राख दी है, जिसको हम इसको क्या कहते हैं? राख कहते हैं, उन्होंने हमारे तो भाई खट्टा राख पन्ना कहते है। हैं, आपको मुझे पता नहीं। ये दी है, ठीक है। चेहरा नहीं ये एक तो ना गोविंद भाई प्रचारक है ना, इसको हटा के आने दो मेरे को, मैं दिख नहीं रही। नाम बड़ा रख ली ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अभी रुको भैया, रुको रुको, आप वाला आधा हटा दूंगी। आप सबकी बहन, आगे मोनिका साहू भी नहीं है। अब तो मेरा नाम छोटा हो गया, अब मैं दिख रही हूँ ना, मैं दिखनी चाहिए भाई, नाम पड़ा रहा है एक साइड। अब गोविंद भैया आ रहे हैं मंच पे, और गोविंद भैया बातचीत करेंगे मासिक धर्म को लेके। मासिक धर्म का कलर कौन सा होना चाहिए, और कौन से कलर में दिक्कत है, कौन सा कलर में बहुत अच्छा है, कौन से कलर में बहन स्वस्थ है, कौन से कलर में बहन बीमार है। इस विषय पे गोविंद भैया बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी बताएंगे, आयुर्वेदिक बताएंगे। और आयुर्वेदिक हमने कई बार चर्चा कर ली, घरेलू हमने कई बार चर्चा कर ली। आज गोविंद भैया बातचीत करेंगे होम्योपैथी के ऊपर, कि जैसे कलर हो, कौन से कैसी बहन पे कौन सी सूटेबल होती है। अगर मैं बात करूं होम्योपैथी की मेरे ऊपर, तो मुझे पल्स टीरा बहुत अच्छा सूट करती है, मासिक धर्म की समस्या होती है तो। अगर मेरे जैसी मोटी होती है बहनें, उसके लिए कौन सी, पतली होती है उसके लिए कौन सी। आज हम सारी बातचीत जानेंगे गोविंद भैया के माध्यम से। हमारे बड़े भैया मुझे मत मंच पे फंसाओ पधारे। अभी। मैं अभी सो के उठा हूँ, मुझे मत फंसाओ वैसे। मैं तो अभी सोने के मूड। अभी कोई आ गए थे सेंटर पे, तब मैं आगे उठ के आया हूँ, नहीं तो मैं घोड़े बेच के सो रहा था। हमें भी यार तैयार होके आने की जरूरत नहीं पड़ती, तैयार होने वाले वो और होते हैं। हम बातचीत करते हैं मन से, दिल से। और जो दिल से और मन से बातचीत करते हैं, उनको तैयारियां नहीं करनी पड़ती। अभी जरा। अगर हम थोड़ा कम भी बता देते हैं, तब भी कोई हमारा एग्जाम लेने वाला नहीं है, और हम ज्यादा भी बता देते हैं, तब भी कोई हमारे ऊपर आने वाला नहीं है। हम एक बहन, एक भाई, हम सिर्फ सहायता करने के लिए बैठे हैं, और सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो फिर, आपसे ही शुरुआत कर देते हैं, और क्या। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, रात्रि 8 बजे। दिनांक 16 जुलाई 2025। 16 जुलाई। आप सभी का स्वागत है। जिस लिंक से आप जुड़े हैं, इस लिंक से सुबह प्रतिदिन 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे नारी सुरक्षा, दो शब्दों को से बना एक विचार, जिसे जन जन तक पहुंचाना है। और इस विचार के तहत ही एक घरेलू उत्पाद, जो माँ बहन बेटियों के द्वारा उनके जीवन में इस्तेमाल होने वाला सैनिटरी नैपकिन, इसकी मीटिंग होती है इसी लिंक से। और 11 बजे की मीटिंग में स्वास्थ्य रक्षक बनने के प्रयास में कार्य होता है कि हम स्वास्थ्य रक्षक कैसे बने। और स्वस्थ समृद्ध परिवार अर्थात शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति का उजागर, अनुभवों का उजागर, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का प्रचार प्रसार। दूसरी सूचना, 20 जुलाई, हमारे सुशील भाई और मैं आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से, सोनीपत के रायपुर गांव में माँ भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के शुभारंभ पे उनके हवन पूजा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो आप में से आसपास के कोई हैं जो सोनीपत के हैं,
वो आप पहुंच सकते हैं। सुबह 9 बजे से हवन की तैयारी है। साथ ही साथ वहां पे अंगदान, नेत्रदान जैसे रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे भाई प्रेम गौतम जी के सानिध्य में। अभी जैसा कि मोनिका बहन ने बताया कि मासिक धर्म के दिनों में होम्योपैथी की दवाओं का प्रयोग, कौन कौन सी दवाओं का किस तरीके से की जाती है, तो सर्वसाधारण तरीके से अगर बात की जाए तो होम्योपैथी में एक नहीं अनेकों दवा है। हर दवा का स्त्रियों पर, पुरुषों पे और शारीरिक अंगों पे, मन पे, मस्तिष्क पे अलग अलग प्रभाव होता है। उसके विशिष्ट लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जो सर्व प्रचलित औषधियां हैं, सर्व प्रचलित औषधियां जो ज्यादातर चलने वाली, उसमें 3 औषधियों के बारे में कहा जाता है। कलकेरिया कार्ब, पल्स टीला और सीपिया। ये 3 औषधि जो है माँ बहनों की, और चौथी इग्नेशिया। 4 औषधियों का आपस में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है या ऐसी तुलनात्मक है कि इन चारों में से किसी न किसी बहन को इसके बारे में, इनसे मिलती जुलती चीजें होती हैं। जिस बहन का स्वभाव पहले बहुत अच्छा था अपने परिवार के प्रति, जिस बहन का स्वभाव पहले बहुत अच्छा था परिवार के प्रति, कुछ समय बाद वही स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगे। जो व्यक्ति विशेष हैं, जो भी समाज, जो परिवार के हैं, उन्होंने देखा कि यार पहले तो बहुत केयरिंग करती थी, सबका ध्यान रखती थी, और अब ध्यान नहीं रखती, अब इसके अंदर थोड़ी सी नफरत की भावना आ रही है या जलेसी की भावना आ रही है। तो इस औषधि की जो, मतलब ये जो इस विशिष्ट लक्षण में जो औषधि है उसका नाम है सीपिया है। चाहे आपका मासिक धर्म में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो, कम हो रहा हो, मासिक धर्म कभी कभार आता हो, अनियमित हो रखा हो, मासिक धर्म में दर्द है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये विशिष्ट लक्षण जब मिलता है, लक्षण जब मिल जाए, तो उस लक्षण की ये औषधि है। इसकी एक अपनी शारीरिक बनावट भी है। सिपिया की बनावट जो है, कहते हैं कि होम्योपैथी में जब पढ़ते हैं, मैं बैठा हूं और सुशील भाई मेरे पास आए। सुशील भाई अपनी सारी समस्याएं बाद में रखेंगे, उसके ऊपर दवाओं का चयन होगा। उससे पहले उनके रंग रूप को, चाल ढाल को और शरीर की बनावट को देख के किन किन औषधियों का चयन कर लिया जाता है, वो भी होम्योपैथी में बहुत ही विशिष्ट है। मतलब आपकी बनावट को देख के, आपके शारीरिक गतिविधियों को देख के, आपके हाथों का हिलाना, बात करने का लहजा, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि भाई जो बहुत ज्यादा बातूनी हो तो वो बात से पीड़ित होगा या बात के प्रकोप में होगा। ठीक है। जो बार बार अपने आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस करे कि मुझे गर्मी जैसा महसूस हो रहा हो, सर्दी में भी गर्मी महसूस हो रहा हो या गर्मी में भी गर्मी महसूस हो रहा हो, अपने आप में गर्माइश की महसूस कर रहा हो, तो आयुर्वेद के जो जानकार होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये पित्त का, मतलब बिना देखे कि वो क्या है। एक तो मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से हमारी प्रकृति तय कर ली जाती है अंदाजा। उसी तरीके से होम्योपैथी में भी बनावट के ऊपर हो जाती है। एक तो मानसिक, दूसरा शारीरिक। मानसिक स्थितियां सामने वाले की बात करने पे पता चलता है, लेकिन बनावट जो है वो देखने से पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे 2 दवाओं में आपस में बांटने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी दो दो शक्लों को ध्यान से देखें। एक देखिए आकांक्षा घंघस को, ठीक है, और एक देखिए संजू को। दोनों की बनावट एक जैसी है, गोरी है, हेल्दी है,
ठीक है। अगर इन दोनों ने अपनी अपनी समस्याओं में, या इनके परिवार वालों ने बताया कि मुझे पहले किसी से कोई तकलीफ नहीं थी, अब मेरे को तकलीफ होती है, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, ये अपनी कोई भी तकलीफ बताएंगे, इनकी एक डोज कम से कम एक डोज सीपिया का दे दो, तो ये अगले 2 दिन बाद, 48 घंटे में, 24 घंटे में ये अपने शारीरिक शारीरिक कष्टों में सुधार नजर आएगा। ठीक है। अगर इन्हीं चीजों में हम बात करें कि दो शक्लें और हमारे पास सामने नजर आ रहा है, ज्योति गुप्ता और संजू यादव, इन दोनों की शक्ल मरियल सी मिल रही है, मरियल सी मतलब पतली, थोड़ा सा खाने पीने ना मिलता हो ऐसा। ठीक है। तो बनावट को देख के दवा का जो चयन होगा, इनके लिए होगा इग्निशिया। और एक जाके देखिए अभी, एक खिड़की से दो झांकने वाले शिव किरण देशमुख दीदी को, तो उनको आप कभी भी देखो, अब वो जैसे डॉक्टर के लिए तो पहली बार होगा ना, डॉक्टर के लिए पहली बार होगा, लेकिन हम लोग इनको जानते हैं, तो इसे भी नहीं भी जानते तब भी इनकी, कभी इनको अपने तकलीफें बताते हुए भी ना दुखी नहीं देखोगे। तो इसकी जो दवा होती है वो कलकेरिया कार। ठीक है। और एक कहाँ गई वो, अब तो नहीं, अब तो दीदी वो चौपाल में आते आते हंसने लग गई हैं, पहले जब भी नाक खोलो मुंह खोलो तो रोती है, नाक बजता है उदास जैसा। रितु दास दीदी, नाम बुरा मत मानना, मैंने आपका नाम ले लिया, और एक अनीता मिर्ड दीदी। ठीक है। जब भी बात हो तो अपनी नाक बजाएगी, हमारे यहाँ कहा था नाक बजाती है, मतलब नाक से बोलेगी, ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर अभी दवाई नहीं बताया तो सुबह तक मर ही जाएगी। ठीक है। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं, उसकी दवा है पल्स टीला। मतलब जो अपनी तकलीफों को बताते बताते रो दे, तब तो 110%, या उसके भाव में भी नजर आ रहा है कि वो दुखी हो रही है, मतलब कुछ हद तक वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे होम्योपैथी की दवाओं का बड़ा विचित्र जानकारी है, विशिष्ट लक्षण होते हैं। मोनिका बहन ने बताया, तो मैं इसलिए आप लोगों को 4 बातें बता दी कि होम्योपैथी में हम उसी तरीके से पुरुष प्रधान के भी अलग 4 दवाइयां हैं, पुरुषों में भी 4 अलग दवाइयां हैं उनके लिए। भैया जी, मैंने तो पल्स टीला चयन की थी, तो मैं चलती हूँ तो मेरी थाई आपस में भिड़ती है, तो मैंने तो उस पे चयन किया था। मतलब ऐसा है ना कुछ, रोने वाला ये लक्षण मुझे नहीं रोने आज वाला, पहली अभी बार अभी पता लगा पल्स भैया। अभी पल्स टीला के और भी लक्षण होते हैं, लेकिन जो बेसिक मैंने खुद, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, मैं कहाँ पे, 1 मिनट होल्ड करो। रोने वाला तो भैया मेरे को तो आज पता लगा। आ, जैसे हमने जब पढ़ा था ना, तो मुझे तो ये लक्षण उसी टाइम का याद था, और मैंने तो यही वही शुरू किया था, और रिजल्ट भी मुझे पल्स टीला से ही मिला। औषधियों के की नोट, मैं आप लोगों को ऐसे संक्षेप में बता दूं औषधियों के की नोट। होम्योपैथी औषधि के निर्वाचन में डॉक्टर गुरेंसी ने लिखा है कि प्रत्येक औषधि का एक मुख्य लक्षण होता है जो उसकी कुंजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्त्री को रजोधर्म का कष्ट हो, और जो संभवतः हम रजोधर्म की औषधियों में से किसी औषधि को चुनेंगे, परंतु फिर भी लाभ ना हो, तो यह देखना होगा कि रोगिणी का कौन सा मुख्य लक्षण है जो ऐसी किसी औषधि में पाया जाता है जिसमें रजोधर्म का उल्लेख तो नहीं है, परंतु रोगी स्त्री का मुख्य लक्षण तथा औषधि का वह मुख्य लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। गुरेंसी ने एक ऐसी रोगिणी का उल्लेख किया है जिसके रजोधर्म का कष्ट था, परंतु रजोधर्म की कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। गुरेंसी ने लिखा कि देखा कि वह स्त्री अत्यंत वाचाल थी, अत्यंत वाचाल थी, कभी प्रार्थना करती, कभी कुछ और कहती। इस वाचालता को देखकर उन्होंने उसे एस्ट्रोमोनियम 200 शक्ति की एक मात्रा दी, और वह ठीक हो गई। इस दृष्टि को सामने रखकर विद्यार्थी को प्रत्येक औषधि का कीनोट जानने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि रोगी को देखते ही उसके लक्षणों के कीनोट वाली दवा का ध्यान में रखा जा सके। प्रत्येक औषधि का कोई ना कोई कीनोट होता है, वह मानो उस दवा की कुंजी है। इस आधार पर हम बहुत यहाँ कुछ दवाओं के कीनोट दे रहे हैं। अब मोनिका बहन के अगर सारे लोगों का आ गया हुआ, ये तो वाकई वाचाल है, बोलती है तो चुप नहीं होती, रीना नवलानी, इन दोनों की नोट की दवाई एस्ट्रोमोनियम।
तो मतलब इस तरीके से जब, लेकिन जो उसकी शारीरिक अन्य तकलीफों को, जो बहुत सारी दवाओं के साथ जो लक्षण मैच करता है, 12 तरीके से लक्षण मिलाए जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कुंडली मिलाना, कितने तरह की कुंडली मिलती है, 16 गुण। चल, जैसे कुंडली मिलाई जाती है, उसी तरीके से होम्योपैथी में लक्षण मिलाए जाते हैं अलग अलग। भाई उसके शारीरिक रूप से 36 गुण मिलाए जाते हैं। आनंद, मैं आप ही को होस्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक आपने लिख ही दिया। जिस तरीके से 36 गुण मिलाए जाते हैं ना, देखे जाते हैं, उसी तरीके से होम्योपैथी में भी शरीर से, मन से, मौसम से, भाई उसको ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, आ, मतलब पंखे की हवा पसंद है, नहीं पसंद है, ऐसे कई तरह के मानसिक विचारों का, मतलब कई तरह को, कई तरीकों से दवाओं का चयन किया जाता है। होम्योपैथी, होम्योपैथी जितनी आसान दिखती है, उतनी आसान है भी नहीं। क्योंकि यहाँ इस ब्रह्मांड, मुझे जो समझ में आता है कि होम्योपैथी में, आप में से किस किस को मालूम है कि मिर्ची की जलन कैसी होती है? भाई जिन्होंने मिर्ची की जलन, मिर्ची कटे पे लगा ही ना हो, तो उसको क्या पता कि मिर्ची की जलन होती कैसी है? जिसने जीभ पे मिर्ची रख के खाई हो, उसको जले पे नमक छिड़कने का जलन कैसे पता होगा? और डॉक्टर कहेगा होम्योपैथी में जी आपको ये प्याज जैसी जलन है क्या, आपको मिर्ची जैसी जलन है क्या? जब उसको होगा ही नहीं, महसूस करे, तो कई बार क्या है, लक्षणों को मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से 12 तरीकों से हम लक्षण मिलाते हैं दवाइयों में, कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, कद काठी को देखते हुए कौन सी दवा बनती है। और अगर विशिष्ट बातों के दौरान अगर की नोट मिल गया, तब तो सोने पे सुहागा। की नोट मिल गया तो सोने पे सुहागा। आज हम इसी बीच में जानते हैं कुछ, ये बहुत पुरानी पुस्तक है, मेरे मासा जी ने मुझे दी थी, आदरणीय मौसा जी श्री सुखदेव प्रसाद सिन्हा, जो के आशीर्वाद से यह पुस्तक दिनांक 9/7/18 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, 9/7/18 को, जब मैं इस क्षेत्र में आया था। होम्योपैथी क ख ग। एकोनाइट, भय, जहां रोगी कष्ट को सहज रूप से में शांत भाव से सहन कर रहा हो, भय का लेस मात्र न हो, वहां इसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। भय, चिंता, बेचैनी इस दवा का की नोट है। दर्द तथा जुकाम आदि में बिना इस की नोट की भी उपयोगी है। मतलब दर्द में और जुकाम में की नोट अगर नहीं मिल रहा हो, उसका भय, चिंता, बेचैनी अगर नहीं दिख रहा हो, तब भी इस दवा को दिया जा सकता है। होम्योपैथी के डॉक्टरों और कई पुस्तकों में लिखा गया है दो दवाओं के बारे में, एक नक्स भूमिका और एकोनाइट। बिना सोचे समझे किसी की भी पहली दवा है, हो सकती है, पहली दवा ये दोनों दवा हो सकती है। एस्कुलस, पीठ के कष्ट में, थकान में जो आराम से घटे, पीठ के कष्ट में, थकान में जो आराम से घटे, यह इस औषधि की कीनोट है। एस्कुलसिप, पीठ के दर्द में बहुत अच्छी औषधि कब आएगा? जब वो थक जाता है तो उसको आराम मिलता है। मतलब वो काम करते करते थक जाता है। मान ली मेरे पीठ के में दर्द हुआ, और मैं जब काम करने लगा और काम करते करते जब थक गया, तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। तो उस लक्षण में एस्कुलस जो है, इसका एस्कुलस का मतलब थकान आ जाने के बाद दर्द में राहत मिलती है। और खास करके वो दर्द कहाँ की होनी चाहिए? पीठ का। चाहे उसे कमर दर्द की शिकायत हो, चाहे उसे पैरों में कहीं जख्म भर रहे हो, या मासिक धर्म में कोई तकलीफ हो, अगर उसका की नोट मिल गया। देखिए, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब हम होम्योपैथी की जब पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से, मैंने भी देखा था, और मैंने जब 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 आप किसी दवा को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा ये सब दवाई मेरे लिए है। इसीलिए मतलब विनम्र जो हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को महसूस करता था। जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था ये वाला लक्षण भी मेरे अंदर है, ये वाला लक्षण भी मेरे अंदर है, ये लक्षण भी मेरे अंदर है। तो उन दवाओं को कभी भी अपने ऊपर ऐसे मत लीजिएगा। आराम से पढ़िए,
जानिए, सोचिए, छोड़ दीजिए। जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन तो बिल्कुल ही ना लो, नहीं तो पता चला जी, नहीं तो इसीलिए आराम से रहने दीजिए। ज्ञान है, अभी ज्ञान लीजिए, प्रैक्टिकल करने में समय लगता है भाई। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले उंगली पकड़ के लिखना सिखाते हैं या पहले ऊपर से बोलते हैं? मतलब प्रैक्टिकल हम बाद में करते हैं। इसके बाद एक दवा है, एथूजा। ये थूजा दूध का सहन न कर सकना, मुख्य तौर पर बच्चों की दवा है। जो बच्चा दूध की उल्टी कर दे, दूध की उल्टी कर दे, ये बच्चे की नोट की दवा है। एथूजा दूध का सहन न कर सकना। स्मृति ह्रास भी की नोट है। जिसकी याददाश्त कम होती जा रही हो, धीरे धीरे कम हो रहा हो, उसकी ये एथूजा की नोट है। एग्रिकस चलते हुए लड़खड़ाना, सिर के दाएं भाग में कील सा चुभना। चलते हुए लड़खड़ाना और सिर के दाएं भाग में कील सा चुभना, यह इग्नेशिया का की, ये एग्रिकस का की नोट है। एक दवा आती है एलो, इस एलोवेरा से बनने वाली एलोज एलो। इस औषधि की कीनोट है गुद्दा या टट्टी से संबंध रखते हैं। मल द्वार से और मल से संबंधित इसका कीनोट है। मल द्वार में कभी भी ऐसी कोई समस्या आए तो उसमें एलोज एक ऐसी औषधि है जो मल द्वार के तकलीफों में और मल की समस्याओं में, ये एक कॉम्बिनेशन की दवा भी बनती है, हर किसी को चलाई जा सकती है। अमोनिया कार्ब थका थका सा रहना, इस औषधि का की नोट है। थका थका सा रहना। एपिस मेल मधुमक्खी के काटने सा दर्द तथा जलन। प्यास न होना, पेशाब बहुत थोड़ा थोड़ा होना, सूजन, सोने से चीख उठना, इस औषधि का की नोट है। एपिस मेल ये औषधि जो बनती भी है तो ये मधुमक्खी के रस से ही बनती है, ठीक है। इसके बाद है आर्सेनिक नाइट्रिकम। पतला दुबला मानो रोगी सूख गया हो, हड्डी जैसा, ऐसा लक्षण इस औषधि का की नोट है। इस औषधि का की नोट अत्यंत परेशानी है। एकोनाइट का की नोट मृत्यु का भय है। आर्सेनिक नाइट्रिकम में रोगी एवं पतला दुबला और अत्यंत परेशान, और एकोनाइट का की नोट है मृत्यु का भय। ये दोनों की, साथ ही इसकी नोट यह भी है कि मृत्यु तो आने ही वाला है, फिर दवा क्यों लें। ध्यान देने वाली बात है। आर्सेनिक नाइट्रिकम का एक की नोट जो है, रोगी पतला दुबला, अधिक परेशान, और मृत्यु तो आने वाली है तो दवा क्यों लो। जैसे आपके परिवारजन है, जब कोई दवा लेने से मना कर दे कि अब तो मरना ही है तो क्या दवा करना, ऐसी परिस्थिति में आर्सेनिक नाइट्रिकम एक कीनोट की तरह काम कर सकती है। उन पे आप औरम मेट सोने से बनने वाली दवा। औरम मेट आत्मघात की तीव्रता, जीने की इच्छा ना रहना, यानी सुसाइड, सुसाइड करने की सोचना, सुसाइड करने का प्रयास करना, औरम मेट उसका मुख्य लक्षण है। आपके जैसे कि मैं आपको अपने आधार पे ही बताऊं, जब कोरोना काल में दीवान ऑफसेट पे आर्थिक रूप से परिस्थितियां विपरीत चल रही थी, तब मेरे बॉस के बेटे जो राहुल दीवान है, उन्होंने एक दो बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो उस वक्त उन्हें चोरी चुपके बिना बताए पानी में औरम मेट की दवा बार बार देने के बाद वो पूरी तरह से उस विपत्ति से, मानसिक अवस्था से बाहर आए थे।
ये अपने हाथ अपने आंखों के सामने का अनुभव है। ऐसे बता के तो कई बार हुआ है। हमारी मुनिका बहन जानती है प्रदीप भाई को, ठीक है, कोहाना से हैं। क्या हुआ, उधर जाकर काम करो। ब्राइटा कार्ब, अच्छा, ऑरमेट हो गया, ये मानसिक जीने की इच्छा ना रहना और आत्महत्या की कोशिश करना। ब्राइटा कार्ब, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से बौनापन। जिन बच्चों का ग्रोथ समय के साथ मानसिक और शारीरिक कम हो रहा हो, उस दवा, ये ब्राइटा कार्ब का की नोट है। बेलाडोना, दर्द एकदम आना और एकदम से चले जाना, इस औषधि का की नोट है। कोई कहता है ये मेरे को एकाएक दर्द आता है और गायब हो जाता है, इस औषधि का एक की नोट है। इसके अलावा बेलाडोना के और भी हैं अलग अलग पुस्तकों में पढ़ने पे, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में एक संक्षेप रूप से जानकारी है। कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया कार्ब का की नोट तो बहुत ही बेहतरीन है, हर कोई आराम से मिला सकता है। बाकी दवाइयों में आपको सोचना पड़ेगा, सामने वाले को समझना पड़ेगा, लेकिन कलकेरिया कार्ब में समझने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का तकिया गीला मिलेगा, मतलब सोते सोते हुए तकिए का पसीने से भीग जाना, इस औषधि का की नोट है। आप में से उदाहरण के तौर पे घर में आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, और उनका पसीना सिर्फ सिर वाले हिस्से में आता है। अभी समझिए कि तकिया गीला होने का मतलब है कि अब ऐसा नहीं कि भाई तकिया गीला होगा तभी हम, अब जो कोई तकिया ले ही ना तो फिर उसको क्या बोलेंगे। मतलब थोड़ी सी बुद्धि भी लगानी है अपनी। यहाँ पे लिखा गया कि सोते हुए, मतलब जब बंदा सो रहा है तो उसका सर गीला होना चाहिए पसीने से। अगर कोई किसी को तकिया ना लेने की आदत हो तो फिर आप कहोगे यार ये तो तकिया गीला ही नहीं हुआ, तो अब इसमें कैसे दूं। तो हंसो मत, सही बता रहा हूँ। हमारे देश में अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी हैं और अच्छे अच्छे बेवकूफ भी हैं। उनमें से एक बेवकूफ मैं ही हूँ। मैं भी पहले यही सोचता था कि भाई नहीं गीला हुआ तो वो तकिया नहीं, सर का गीला होना जरूरी है। हंसने हंसाने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा बदले। और कलकिरियाकार कैंथ्रिस, एक औषधि और है, कैंथ्रिस। इस औषधि की कीनोट का संबंध मूत्राशय से है। मूत्राशय में जलन, मूत्राशय में जलन और मूत्र में जलन, ये दो अलग अलग बात है। मूत्राशय में जलन और मूत्र में जलन दो अलग अलग बात है। मूत्राशय में जलन कि मूत्र होने के बावजूद भी आपके वहां पे जलन बनी हुई है। मूत्र में जलन, जब हम पेशाब करने जाते हैं तब हमें जलन महसूस होती है, उसके आगे पीछे थोड़ी देर रहती है। लेकिन मूत्राशय में जलन की हमेशा बनी रहती है, ठीक है। और यही कैंथ्रिस औषधि बहुत अच्छा काम करती है। जब बात हुई है तो मेरे मन में आ गया, क्या हुआ, दोष है। कैंथ्रिस जो औषधि है ये काम आती है हमारी, हाँ, जलन, आग से जलने में। कोई आग से, पानी से, गर्म पानी से किसी तरीके से जल जाता है तो कैंथ्रिस का मदर टिंचर लगा देने से और कैंथ्रिस 200 पावर की 2 बूंद दे देने से ये ऐसी दिव्य औषधि की तरह काम करती है। भले उसका जख्म ठीक होने में, दर्द को शांत होने में समय लग जाए, लेकिन उससे एक और एक ऐसे हैं जो जल गए और कोई औषधि ना ले, उसकी तकलीफ और जो इन्होंने इस औषधि को ले लिया, उन दोनों की तकलीफ में आसमान जमीन का फर्क आ जाएगा। दाग में फर्क आ जाएगा, मतलब दाग भी नहीं होने देता, फफोले भी नहीं पड़ने देते, जलन को शांत कर देता है। इस तरीके से कैंथ्रिस और भी कई जगहों पे काम आती है। आ, कार्बोवेज, कार्बोवेज जीवन की अंतिम घड़ी में इसे याद किया जाता है। कार्बोवेज औषधि जीवन की अंतिम घड़ी में इसे याद किया जाता है।
पेट के ऊपरी भाग में गैस भर जाना इसका की नोट है। दो व्यक्ति हैं, एक खाना खाने के बाद कह रहा है जी मेरा पेट फूल गया, और एक एक व्यक्ति कह रहा है मेरा फेफड़ा भारी हो गया, मेरी छाती भारी हो रही है। एक कह रहा है मेरा पेट फूल गया, और एक कह रहा है कि मेरा छाती भारी हो रहा है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में गैस का भर जाना कार्बोवेज का की नोट है। कोलोफाइलम, छोटे जोड़ों में दर्द, प्रसूता के लिए लेबर पेन लाने में उपयोगी, यही इसका मुख्य की नोट है। कोलोफाइलम, छोटे जोड़ों में दर्द एवं साथ ही जो प्रसूता प्रसव के समय प्रसव करवाने में उपयोगी होता है, लेबर पेन लाने में उपयोगी होता है, गर्भ के लिए मुंह का खुलना उसमें मदद करता है। हमने पुस्तक में प्रत्येक औषधि के नीचे जो लक्षण दिए हैं वो उसके की नोट समझने चाहिए। उनके अतिरिक्त मटेरिया मेडिका को पढ़कर जो की नोट सरीखा लक्षण प्रतीत हो उसे ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर हेनरी एन गुरेंसी की पुस्तक की नोट ऑफ द मटेरिया मेडिका, जिसको मुंबई के रॉय एंड कंपनी ने प्रकाशित किया है, औषधियों के की नोट को समझने के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार डॉक्टर HCNL की नोट एंड कैरेक्टरिस्ट इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इस तरीके की संक्षिप्त में मतलब ये जो बात हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ पे कि किस तरीके से होम्योपैथी डॉक्टर बने, ये कखर है किताब का। अब एक दो जब बात हो रही थी, एक दो कोई घटना पढ़ के बताता हूँ जो अच्छा लगेगा होम्योपैथी में मैं आपको। एक कोचिकम नाम की दवा, विलक्षणों द्वारा व्यक्तिकरण के कुछ उदाहरण। जैसा पिछले भाग में कहा गया कि होम्योपैथी चिकित्सा में ऐसी औषधि का ढूंढना पड़ता है जिसके सब लक्षण रोगी के सब लक्षणों पर फिट बैठ जाए। अगर फिट बैठ जाए तो यह औषधि इन लक्षणों वाले किसी भी रोग के लिए रामबाण सिद्ध होगी, चाहे रोग का कोई भी नाम क्यों न हो। परंतु ऐसा कम पाया जाता है। ऐसा वही चिकित्सक पा सकता है जिसे मटेरिया मेडिका का पूरी गहराई तक ज्ञान हो। ऐसी हालात में डॉक्टर केंट के अनुसार चिकित्सक को रोगी के किसी विलक्षण लक्षण को ढूंढ लेना चाहिए। अगर रोगी में कोई विलक्षण लक्षण मिल जाए तो उस लक्षण की औषधि रोगी को ठीक कर देगी, भले ही रोग कोई ही रोग क्यों ना हो। इस प्रकार कुछ विलक्षण लक्षण हम पिछले भाग में देख आए हैं और कुछ नीचे दिए जा रहे हैं, मतलब उदाहरण के तौर पे समझने के लिए। लीडम तथा कॉस्टिकम, रूमेटिज्म या गठिए में हर रोगी गर्मी पसंद करता है। सर्दी से या सर्द हवा से कष्ट होता है, परंतु अगर कोई रूमेटिज्म या गठिए का रोगी ठंडे पानी में बैठकर या बर्फ के प्रयोग से अच्छा अनुभव करे तो यह एक विलक्षण है, मतलब विलक्षण लक्षण है। ऐसे लक्षण में लीडम से रोग दूर होगा। मतलब गठिए का जो रोगी है, हर गठिए के रोगी को गर्मी अच्छा लगता है, लेकिन कोई ऐसा हो जिसे ठंड बर्फ अच्छी लग रही हो तो उसकी दवा क्या होगा, लीडम होगी। तो इन्होंने यहाँ पे दो अलग दवाइयों में अंतर देने का प्रयास किया, लीडम और कास्टिकम में। इस कहानी को पढ़ते हैं। प्रयोग से अच्छा अनुभव करे तो यह विलक्षण लक्षण है। ऐसे लक्षण में लीडम से रोग दूर होगा। इसी प्रकार रूमेटिज्म के रोगी गर्म तथा खुश्क हवा में स्वस्थ अनुभव करते हैं, नम हवा में उनका रोग बढ़ जाता है। अगर रूमेटिज्म के रोगी के हाथ पैर की उंगलियां जुड़ गई हो, क्या हो
जी माफी चाहता हूँ। अगर रूमेटिज्म के किसी रोगी की गर्म तथा खुश्क हवा में स्वस्थ अनुभव करते हो, नम हवा में उनका रोग बढ़ जाता है। अगर रूमेटिज्म के किसी रोगी के हाथ पैर की उंगलियां जुड़ गई हो, परंतु बरसात में हाथ पैर खुल जाए, कष्ट जाता रहे, तो यह विलक्षण है। ध्यान देने वाली बात है, गठिए का रोगी जिसके हाथ पैर की उंगलियां आपस में जुड़ जाए, नजदीक हो जाए, टेढ़ी हो जाए, और बरसात में वो सही होने लगे, ये मतलब विलक्षण है। ये ऐसा लक्षण है जो हर किसी में पाया ही नहीं जाता, हर किसी में पाया ही नहीं जाता। तो ऐसे रोगी को कास्टिकम से लाभ होगा। ऐसे रोगी की दवा जो होगी कास्टिकम होगी। डॉक्टर केंट अपने मैटेरिया मेडिका के पृष्ठ संख्या 653 में लिखते हैं कि एक रोगी था जो शराब पीकर अपने परिवार के लोगों को गालियां बका करता था। कई साल से वह काम करना छोड़ चुका था। उसमें काम करने के लिए कोई उत्साह नहीं हो रहा था। घर में बैठा रहता और अपनी पत्नी से अपनी सेवा कराता रहता था। वह आवारागर्द हो गया था, परंतु अब आवारागर्दी के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि उसके हाथ पैर में सूजन आ गई थी, चल फिर नहीं सकता था, घर में बैठा रहता था। जब डॉक्टर केंट ने उसे देखा, तब वह बड़े टब में बैठा घुटनों पर बर्फ के टुकड़े लगा रखा था। बर्फ के संपर्क से उसे सुख होता था। जब बर्फ पिघल जाती थी, तब वह बर्फ के कुछ और टुकड़े पानी में डाल लेता था। इस विलक्षण लक्षण पर उसे लीडम दिया गया, जिसका कष्ट जाता रहा। उसके बाद उसने बर्फ के टब में बैठना छोड़ दिया। समझिए, होम्योपैथी को समझना। तो इसी प्रकार एक उदाहरण डॉक्टर फारिंगटन ने दिया है। वे लिखते हैं कि एक स्त्री जिसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, उसने इलाज कराने आई। उसके हाथों की उंगलियां बिल्कुल जुड़ गई थी, खुल नहीं सकती थी। उंगलियों के जोड़ सूज गए थे, उंगलियों को हिला भी नहीं सकती थी। अगर किसी उंगली को खोलकर सीधा करती तो अत्यंत कष्ट होता था। उसका कहना था कि जब बरसात आती थी, तब उसका कष्ट दूर हो जाता है। हाथ खुल खुल जाते थे। बरसात के बाद फिर हाथ में उंगलियां जुड़ जाती थी। इस विलक्षण लक्षण को कास्टिकम में पाया जाता है। इस औषधि को देने से उसका रोग जाता रहा, हाथ बिल्कुल मुलायम हो गए, और फिर उसे यह कष्ट नहीं भोगना पड़ा। बरसात में उंगलियों के जुड़ जाने के स्थान में खुल जाना विलक्षण की बात ही तो थी। दूसरा, एक और कहानी पढ़ी लेते हैं। कोचिकम। डॉक्टर नैश एक स्त्री रोगी का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वो 75 वर्ष की थी। उसे एकाएक एक दिन पेट में दर्द, खून की उल्टी आई, फिर खून के दस्त आने लगे। आंखों में भी खून आता था, हाथों में दर्द, टट्टी में मरोड़। विभिन्न लक्षणों के आधार पर उसे एकोनाइट, मर्क्यूरस, नक्स भूमिका, इपिकॉक, हेमामेलिस, सल्फर आदि औषधियां दी गई, परंतु किसी से लाभ न हुआ। 12 दिन तक यही हालत रही। ऐसा लगता था कि बेचारी वृद्धा का प्राणांत हो जाएगा। वह इतनी कमजोर तथा निस्सार हो गई थी कि तकिए से सिर तक ना उठा सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे ही 65 दस्त आ चुके थे। 65 दस्त, 65। उसके सब लक्षण साम्य काल से प्रातः काल तक उग्र रूप धारण कर लेते थे। इस अवस्था में रोगी को रसोई घर में बन रहे भोजन की गंध से उबकाई आती थी, इसलिए उसका बिस्तर रसोई घर से दूर रखा गया था। बीच का दरवाजा हर समय बंद रखा जाता था। डॉक्टर नैश लिखते हैं, इस लक्षण पर उनका ध्यान नहीं गया था। जब सब दवाएं दी जा चुकी थी, तब उनका इस लक्षण पर ध्यान गया कि रसोई की गंध को वह सहन नहीं कर सकती थी। छोटा सा लक्षण था, परंतु यह विलक्षण लक्षण था। वे लिपि की मैटेरिया मेडिका की टेक्स्ट बुक लेकर बैठ गए
और यह देखने लगे कि रसोई की गंध से रोग बढ़ जाना किस औषधि में है। पढ़ते पढ़ते उनकी दृष्टि कोचिकम पर पड़ी, जिसमें यह लक्षण मुख्य रूप से दिया गया था। रोगिणी को 200 शक्ति की इस औषधि की एक मात्रा दी गई और अगले दिन उसका रोग जड़ मूल से जाता रहा। भोजन की गंध को न सहन करना, इस विलक्षण लक्षण पर हर कोई रोग, अगर कोई विरोधी लक्षण ना हो तो कोचिकम से दूर किया जा सकता है। कोचिकम का काम कोचिकम का एक लक्षण यह भी है कि रोग शाम काल से प्रातः काल के रूप में उग्र रहता है। यह लक्षण वृद्धा रोगिणी में मौजूद था। जैसा कि अभी हमने की नोट वहां पढ़े, और की नोट में हमने कोचिकम को वहां पे इस लक्षण के बारे में नहीं पढ़े। तो पुस्तकों को पढ़ते हुए, कहानियों को पढ़ते हुए, अनुभवों को पढ़ते हुए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर, बहुत बातें हो गई, आप लोगों से भी बात करो। कहाँ से कहाँ बात खिली और कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। चौपाल की तो चौपाई निकाल दी आज तो, वाकई जबरदस्त। ठीक है, ये आप सबकी नाम क्या है इसका, लड़की का? एक यहाँ पे एक नाम है आप सबकी। ठीक है, अच्छा, आगे बहन लगा रखी है। अभी वो पूजा कर रही इसलिए चुप ये है। अगर कम पढ़ना आए तो इसका मतलब हमारा कसूर थोड़ी है। आगे हाँ। बहन लिखा है, पढ़ लो। चलिए। हाँ। बहुत अच्छी जानकारी दी भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहन भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गोविंद भैया जब भी दिखाई दे एक टॉपिक छेड़ दें, ताकि हमें जानकारी अच्छी मिलेगी। नहीं तो हम बातों बातों में टिपा देते हैं 1 घंटा। मतलब तुम क्या कहते हो कि बातूनी मैं हूँ, मुझे वो दवाई एस्ट्रोमोनियम की जरूरत है, तुम्हें नहीं? एक लक्षण अभी हमने एस्ट्रोमोनियम के बारे में पढ़ा था ना, कि बातूनी। हाँ। एग्जाम्पल भी बताए थे भैया। हाँ। चलिए मेरे भाई आ गया ना। भैया, एक चीज, पढ़ने में वाकई जो आनंद पढ़ने में है ना, जब अनुभवों के आधार पे रखा लिखा हुआ ज्ञान का जब पढ़ने का होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। मैंने तो ये देखा है, एक तो टेक्स्ट बुक की तरह जैसे पढ़ते हैं, और एक जहाँ उदाहरण की तरफ लिखा होता है, तो दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे ये सारी चीजें पढ़ने में काफी अच्छा लगता है, और काफी बड़े दिनों बाद दोबारा इस पुस्तक को, मतलब इसे कई बार खत्म, मैं इसका अब ये। बेहद तो चीजें हम पढ़ते पढ़ते कोई चीज, कोई कोई चीज है ना याद रह जाती है। हाँ, ये सबसे मजे की बात है कि याद रह जाती है। और हाँ इसमें जी। से कई ऐसी औषधियां थी जो हमने पहले पढ़ा, उसको इस्तेमाल किया, असर आ गया, तो फिर वो, जैसे यहाँ पे आंखों में स्टाई आता है, अंजनहारी होता है तो अस्टिफिग्रिया, आंखों में ढेलों का उभरना तो लाइकोस, आंखों में पस आना अर्जेंटम नाइट्रिकम, आंखों से पानी आना यूफ्रेसिया, आंखों में लाली होना बेलाडोना, कुरकुरे होना मोतिया, मतलब इस तरह कान में आवाज आना थियोसिने माइनम, कान ऐसे करके कान में चिपचिपा पस आना काली ब्रोम, कान का दर्द सर्दी लगने से तो एकोनाइट, कान का दर्द बच्चों का तो कैमोमिला, कान में पीला पस आना तो पल्सटिला, कान में सफेद पस आना तो काली मयूर, कान में गलफड़े, मतलब गलफड़े होना तो उसमें बेलाडोना। तो ऐसे ये जो औषधियां हैं काफी, ये लिखा हुआ है भाग है इसका, अंगों तथा की नोट के आधार पर रोगों की औषधियां, मतलब अंगों के आधार पे और की नोट के आधार पे वो इस तरीके की औषधि। एठन में क्यूप्रम मेट, अंगों के कंपन में जेलसीमियम, चक्कर आने में जेलसीमियम और कोकुलस, टेक्नस में लीडम पाल, टेक्नस की हिस्टीरिया में नक्स मस्काटा, जायफल से बनने वाली। ठीक है। भैया एक चीज मैंने नोट किया है, मैं हमेशा टॉपिक लेके चलती हूँ बहनों का, ठीक है। आप कभी टॉपिक नहीं लेके चलते भाइयों का। अगर मैं बहनों का बोलती हूँ तो आपको आना चाहिए ना कि भाई भाइयों का भी तो समस्या हो सकती है, मैं भाइयों का टॉपिक लेके चलूंगा। ऐसा है, मैं अभी कुछ ऐसी परिस्थितियों में हूँ जो हाँ बोलूंगा तो मैं ही घर में कलेश हो। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता। ख्याल ऐसा है, पुरुष प्रधान बहुत रह गया, अब स्त्री प्रधान बनाना है, नारी शक्ति प्रधान बनाना है। ऐसे बोल के मैं अपनी इज्जत बचा लूं। ठीक है।
अच्छा, मर्द को दर्द नहीं होता, ये दो लो, एक भाई हो रहा है भैया। चलिए, चौपाल। हम्म, अंजू बहन, जल्दी जल्दी। वंदे मातरम भैया। जो ये कोचिकम जो दवा बनाई बताई थी ना आपने, वो उस दिन जो लड़की थी ना, जो मेरे द्वारा जुड़ी थी, हम्म। वो जयपुर से आर्मी में है, उसके पति जो भी है। तो उनको मैंने ये दवाई ना बता के एक बार नहीं बताया, मैंने उसको बंधन उपचार किया, उसकी दर्द सेट हो गई। और उसको शाम को 1 चम्मच जीरे का पानी पी के सोने के लिए कहा, तो उसको नींद सही आने लग गई। वो कहती मैं तो 2 दिन में ही सही हो रही हूँ, 80% तो रिजल्ट ऐसे मिल गया। मैंने कहा वो जो सीसी है ना, वो तो अभी बाकी है, अभी तो हम्म। 2 ही रामबाण छोड़े हैं, तीसरा दर्द बाकी है। मैंने कहा कोई नहीं, तू ये 2-4 दिन ये कर ले। कहते नहीं, मैंने तो ये सोचा था भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मेरे को 4-5 साल हो गए, पेट की वजह से सारी दिक्कत हो रही, जच नहीं रहा कुछ भी। अब तो मेरे को यूं न तो डकार आ रही है, न कोई यूं बदबू आ रही है, खाने को ही मन करे, सारा मतलब 50% क्या 80% चेंज हो गया। मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहती है अब मैं भैया से कांटेक्ट में रहूंगी, आपके कांटेक्ट में रहूंगी, ऐसे वैसे हो रहे ना रहे, मेरे को कोई वो नहीं है, पर अपना रिजल्ट फीडबैक जरूर दे देना, जो मैं पर्चा एक और छाप दिया। ठीक है दीदी। जी धन्यवाद भैया। जी। अभी मैं बहुत बहुत बीच बीच में मैं ना कुछ अलग चीजें ऐसे मारूं, ऐसे खोलूंगा, और जो अच्छा लगेगा वो बता दूंगा, ऐसा लगा बताने लगे तो बता दूंगा। लाइकोपोडियम, एक होम्योपैथी में दवा है लाइकोपोडियम। एक कंपनी का मैनेजर था, शेयर होल्डरों की मीटिंग में उसे जा बोलना था। उसे घबराहट होने लगी कि बोलता बोलता कहीं अटक ना जाए, कोई पॉइंट भूल ना जाए। हर समय यही सोचता कि मीटिंग में बोलते बोलते गड़बड़ा न जाएगा। यह सब पॉइंट लिख लिए, परंतु घबराहट बनी रही। न जाने क्या होगा। मीटिंग का समय आ गया, साहस करके खड़ा हुआ, भय की बात भूलकर आराम से अपने पॉइंट पॉइंट पर बोलता चला गया। बहुत सी बातें जिनकी तैयारी भी नहीं की थी उन्हें भी कह गया। भाषण देकर इस प्रकार बैठ गया मानो जीवन का वह सर्वोत्तम भाषण था। क्या जबरदस्त भाषण था। वाक्य वाक्य पर बोल रहा था, कहीं रुकावट नहीं थी। ठीक है। पहली स्पीच में यह घबराहट थी। दूसरी बार जब यह स्पीच देने खड़ा हुआ, तो वैसी घबराहट, वैसी अनागत भय, और स्पीच दे चुकने के बाद वैसा ही संतोष कॉन्स्टिट्यूशनल लाइकन पोडियम का होता है। ऐसे व्यक्ति को शुरू शुरू में यह दवा दे दी जाए तो घबराहट जाती रहती है। मतलब आप ये समझे, जिन्हें भी स्पीच देने से और भूलने का डर हो, घबराहट घबराहट हो कि मैं भूल जाऊंगा, पॉइंट याद नहीं रहेगा, क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा, तो उसकी जो औषधि है उसका नाम है लाइकोपोडियम। ठीक है। लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन है, वह मीठा खाना पसंद करता है, गरम गरम चाय पीना पसंद करता है, गरम पानी पीना पसंद करता है। जो भी चीजें गरम पसंद करता है। विशेष लक्षण यह है कि रोगी का लक्षण दाई तरफ प्रकट होते हैं। लेक्सिस में बाई तरफ, मतलब सेम यही लक्षण, लेकिन लेक्सिस में बाई तरफ, लाइकोपोडियम में दाहिनी तरफ। और इसका अर्थ यह है कि दाई से बाई तरफ जाते हैं, लेक्सिस में बाई तरफ से दाई तरफ जाते हैं, ना भी जाए तो, परंतु उसका मूल दाएं या बाएं पहलू से होता है। लाइकोपोडियम के रोगी विशेष रूप से वृद्धावस्था में भी और वृद्धावस्था की बीमारियों में भी दुखी रहते हैं। गैस का इसका प्रधान लक्षण है। पतले दुबले बूढ़े बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो डॉक्टर टायलर का एक रोगी उल्लेख करती है, तो उसका पेट फूला हुआ था, गैस में पानी मानो फटा जा रहा था, कमर में कपड़ा ढीला करने से राहत मिलती थी, क्योंकि कमर कसे रहने से पेट पर गैस तंग करता था। इसे लाइकोपोडियम दिया गया, एकदम उसे राहत मिल गई, पेट की गैस निकल गई। गैस की मुख्य 3 दवाएं हैं, कार्बोवेट, चाइना, लाइकोपोडियम। कार्बोवेज तब दिया जाता है जब गैस छाती की तरफ भरी रहती है, ऊपर को डकार आती है। चाइना तब दी जाती है जब सारे पेट में हवा भरी हो। और लाइकोपोडियम तब दी जाती है जब नीचे की तरफ हवा भरी हो। वृद्धावस्था में गैस का प्रकोप नीचे की तरफ होता है, इसलिए यह वृद्धावस्था की दवा है। लाइकोपोडियम का एक विचित्र लक्षण यह भी है कि इसे रोग को 4 से 8 के बीच सायंकाल में उभरते हुए देखा जाता है। मलेरिया हो, 4 से 8 के बीच में बढ़ेगा, या कोई भी रोग होगा शाम के 4 से 8 के बीच में उग्र रूप धारण करेगा। डॉक्टर बिलर एक कैंसर रोगी की ब्रिटिश होम्योपैथी जर्नल 19वां खंड में उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि एक रोगी उनके पास इलाज के लिए आया, जिसे सब लक्षणों के आधार पर पेट का कैंसर था। काली उल्टी कर देता था,
उसके रोग का मुख्य लक्षण यह था कि दोपहर को 4 के 5 के बीच में उसकी तबीयत बिल्कुल बिगड़ जाती थी। उसके अन्य लक्षण भी लाइकोपोडियम के थे, परंतु मुख्य तौर पर इस लक्षण के आधार पर उसकी तबीयत 4 के 5 में गिर जाती थी। उसे लाइकोपोडियम औषधि 200 समय समय पर दिया जाता रहा। परिणाम यह हुआ कि वह लगातार ठीक होता रहा, वजन भी बढ़ता गया और वो अपने काम पर चला गया। बाल झड़ना, भाई सारी बहनों के नाक कान खड़े हो जाएंगे ये बाल झड़ने को सुनते ही। ठीक है। बाल झड़ना, इंदौर के निरोग धाम पत्रिका में श्री अशोक कुमार व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, एब्रोटेनम 30, सियोनोथस 30, लाइकोपोडियम 30 तथा रोजमेरिनस 30, इन चारों होम्योपैथिक औषधियों का तरल लिक्विड रूप में बराबर मात्रा में मिला लें और प्रातः 5 बूंद साफ जीभ पर सेवन करें। इस प्रयोग से उनके बाल नहीं झड़े। यह प्रयोग उन्हें लंदन के एक होम्योपैथी डॉक्टर ने बतलाया था। इससे बाल सफेद से काले तो नहीं होते, परंतु घने और लंबे हो जाते हैं। इसके साथ सियोनोथस 1x का मदर टिंचर उंगलियों में लगाकर बालों की जड़ों में जोर जोर से मलने से उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है और वो झड़ते नहीं है। बोरिक के मटेरिया मेडिका में सियोनेंथस के विषय में लिखा गया है, लोकली एज हेयर टॉनिक। अगर बालों में तेल लगाना हो तो अर्निका हेयर ऑयल ही लगाना चाहिए। अब कई सारे कहेंगे एक बार ये दवाइयों के नाम दोबारा बता दो। हाँ, मुझे तो पक्का लग रहा है कि जब जब यही चाह रहे हैं, क्योंकि बाल झड़ना, भले दांत झड़ जाए चलेगा, बाल नहीं झड़ना चाहिए। दांत तो नकली रहा। दांत भी नकली लग जाते हैं। हाँ, अब बाल नकली लग गया तो किसी ने खींच दिया, लड़ाई झगड़े में तो पता चल जाएगा। बाल लगने से भैया गर्मी लगती है। अच्छा, चल। दोबारा बताइए भैया। एब्रोटेनम, एब्रोटेनम, सब नजर भी रखना। दीदी अगर आ गई तो अच्छी बात है, आरती दीदी। ऐसे तो उम्मीद एब्रोटेनम। अब देखिए इस किताब का पढ़ने का फायदा क्या, अगर मैं बीच में किसी और का सवाल ले लेता ना तो इस चीज से वंचित रह जाते। तो परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक है। एब्रोटेनम 30। आप ये समझिए कि आपको कौन सा डॉक्टर लिख के दे रहा है दवाई, लंदन का डॉक्टर। ठीक है। जिसको बताना उसको बोलना भैया लंदन के डॉक्टर से लिखवा के लाया हूं, पैसे दे दे सही से। ठीक है। एब्रोटेनम 30, सियोनोथस, सियोनोथस 30, लाइकोपोडियम 30, रोज मेरिनस 30, रोज मेरिनस 30। ये चारों दवा बराबर मात्रा में मिला लें। मिली दवा की 5 बूंद सुबह साफ जीभ पे, साफ जीभ का मतलब ऐसा नहीं सुबह उठे नहीं, साफ का मतलब टंग क्लीनर करके अच्छे से कुल्ला उल्ला करके 5 बूंद जीभ पे डालनी है बस। और सियोनेंथस की 1x या मदर टिंचर, या तो 1x का या मदर टिंचर के लाके उसे बालों की जड़ों में मसाज करनी चाहिए। नहीं तो अर्निका का हेयर ऑयल लगाइए। चलो जी, अर्निका हेयर ऑयल लगाने से अच्छा है मदर टिंचर ही लगाओ। हम लोग क्या है, स्वास्थ्य रक्षक हैं। हमें सरल सरल चीजें परीक्षित करनी है अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। भाई मेरे मौसा जी ने होम्योपैथी किताब क्यों, एक वो सिविल इंजीनियर थे, और आपको पता है पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हो और वो भी बिहार का, तो उसको तो ऐसा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं ना। काम कर भाई, बिहार में तो कहा जाता है सरकारी नौकर बन गए और काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे अथाह। ठीक है। लेकिन फिर भी जो समय पे उन्होंने पढ़ा और उन्होंने देखा होगा, उनके जो अनुभव रहे उनसे बहुत कुछ, उनका खुद का प्रैक्टिस 40 साल का प्रैक्टिस रहा है। अपनी इंजीनियरिंग की जॉब के साथ साथ उन्होंने 40 साल होम्योपैथी की प्रैक्टिस करी। जो आया है वो गए हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें हार्ट अटैक भी आया, वो चले भी गए, नहीं भी है इस दुनिया में,
उनकी धर्मपत्नी को गठिया की शिकायत है, 75 साल की पोस्ट होता है, मेरी मासी जी के द्वारा बताए गए दर्द का तेल। तो ठीक है, कुछ कष्ट जो प्रावब्ध है वो तो है ही, लेकिन उनके इस स्वाध्याय करना, होम्योपैथी की तरफ रुझान होने से न जाने अपने समय में सैकड़ों परिवारों को, किसी का पेट दर्द ठीक हो रहा है, किसी की उल्टी ठीक हो रही है, किसी का दस्त ठीक हो रहा है, किसी की कोई तकलीफ ठीक हो रही है। तो जिसका जो जो हो रहा है वो पुण्य का काम तो मिला। और उन्हीं पुण्य प्रताप का एक फैसला होता है कि जो लोग राजीव नगर में हैं पटना में, वो जानते हैं राजीव नगर में सुखदेव प्रसाद सिन्हा के बेटे बंटी, ठीक है, वहां के निगम पार्षद भी रह चुके और तिहाड़ जेल के अच्छे रिश्तेदार भी रह चुके। तो लेकिन ये सारे पुण्य प्रताप जो हम माता पिता जो दूसरे कर्म करते हैं, उनके पुण्य प्रताप से बाकी सारी चीजें होती रहती है, बचाव रहता है, हमारा ही हो रहा, हमें ही। तो कर्मों का भी सब चीज है, तो हम अपने कर्म बदले, सेवा भाव में लाएं, तो कुछ पाप जाने अनजाने कटते रहेंगे, कुछ दुख दर्द दूर दूर होते रहेंगे। चलिए, अब एक और किसी का हैंड रेज लेते हैं, फिर जहां पे बात खुलेगी वहां पे बात करेंगे। हर्षिता। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी। मेरा 8वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का। बधाई हो लड्डू। कौन सी दुकान से लड्डू बुक करूं? जिससे आपकी मर्जी। पहले ये तो बता दो कौन से शहर से हो, तभी तो आइडिया लगेगा कि। मैं पटना से हूँ। पटना से धर्मेंद्र नाथ भैया, हेमंत भैया, ध्यान रखें। लड्डू अब जगह और बता दो आगे का। अब तो हम लड्डू जरूर खाएंगे, चिंता ना करो। हाँ, तो अभी डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो पानी पेट में कम हो गया है। हम्म। जो फ्लूइड रहता है बच्चे का। हम्म। और कुछ पोजीशन का बता रहे हैं इशू कि वो नीचे अवल नाल जो होता है वो नीचे है, तो मतलब ऑपरेशन करना पड़ सकता है एक सकता महीने है। पहले ही। चलो ऐसा बहुत बता बढ़िया, रहा है। भगवान का सोने पे सुहागा। उसके मुंह में घी शक्कर। पड़ सकता है तो पड़ सकता है। तो जो सकने वाली जब बात आ जाए, तो इस तरफ ज्यादा रहना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मतलब डॉक्टर तो ये भी कह रही थी मतलब एक महीने पहले ही ऑपरेशन कर देंगे, वो ऐसा बोल रही थी। फिर ब्लड टेस्ट हुआ तो बोली कि अभी ठीक है, तो मतलब अरे गुड़िया, फिर मैं भी। दीदी मैं आपको छोटी बात बताऊं। ये वो हाँ हाँ। ये सफेद चोले में वो अच्छे सांप नाग देवता हैं, जो हर वक्त मीठी मीठी बातें करेंगे, आधा अधूरा रखेंगे, आखिरी में काट देंगे। ठीक है। जी तो सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो कि आपकी नानी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, और नानी की जी नानी की डिलीवरी भी नॉर्मल हुई थी। ठीक है। जी हाँ। बाकी जो मर्जी कोई कुछ कहे, अभी भी अभी जैसे आंखों के सामने उम्मीद करो कि एक भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा पैदा हुआ, हम्म। तो डॉक्टरों ने उसका पानी चेक किया था पेट का। नहीं हाँ। आप नहीं। उसके बच्चे का और गाय भैंस के बच्चे का जब पैदा होता है तो कितने लोग जानते हैं उसके आगे खूर लगी होती है, नाखून निकला होता है खूब बढ़िया। और अगर वो गलती से फटका मार दे पैर अंदर, तो फट जाए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बाहर आने के बाद उसके नाखून काट मतलब तोड़े जाते हैं हाथ से। तो जब प्रकृति की ऐसी देन है कि गर्भावस्था में चाहे चूहिया हो जो 10-12 बच्चे एक साथ पैदा कर देती हो, चाहे बकरी हो 4-5 बच्चे पैदा कर सकती है, कुतिया है जो 7-8 बच्चे की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। गाय भैंस है जो एक एक बच्चे पैदा करते हैं। हाथी है जो एक बच्चा अपने अपने से ज्यादा। तो ऐसे सभी जगह, तो इन सभी में वो सभी तकलीफें जो आज हम में ढूंढी जाती है, इनमें क्यों नहीं ढूंढी जाती? हम्म। आराम से मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ज्यादा हो। जी। मैं तो ये कहूंगा सबसे बढ़िया, अगर घर वाले आपके साथ दें तो उनको बोलो जी मेरे को ऐसी जगह ले चलो जहां से हॉस्पिटल आने में 10 महीने लग जाए। जी। भाई दुनिया की कोई भी ताकत नॉर्मल डिलीवरी होने से नहीं रोक सकती। अगर आप हॉस्पिटल से इतनी दूरी पर हैं जहां पहुंचते हम्म। पहुंचते 10 महीने पूरे होने वाले हो, आज गर्भ धारण करो और आज से पैदल चलना शुरू करो डॉक्टर के पास, और 10 महीने लग जाए रास्ते में बच्चा अपने हाथ में। मतलब कहने का मतलब डर से बाहर निकलो।
जी भैया जी। बच्चे, पानी कम हुआ है, ज्यादा है। हाँ आज के समय में हमारे पास जांच की प्रक्रिया है, इसलिए हमें पता चल गया। भाई, सबसे अच्छी प्रक्रिया तो यही है कि हमारा बच्चा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। हाँ, मूवमेंट तो रहता है, मूवमेंट है, तो बस, घूम रहा है। जब बच्चे को मूवमेंट के लिए, उसमें तैरने के लिए पानी नहीं होगा तो स्थिर हो जाएगा। और अच्छा। दूसरी बात, एक और बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कोरे कागज पे लिखवा दो। भाई, हम वहां पे जो भी करते हैं, उनके डराने के बाद उनके डराने के बाद हमारी रजामंदी, हमारी ही पूरी रिस्क होता है। सारा रिस्क हमारे परिवार वालों से साइन ले लिया जाता है कि हाँ जी, साइन करो जो मैंने अब बोला है। इस बीच में काटने के बाद कोई दिक्कत होती है, आप जच्चा बच्चा में कोई दिक्कत होती है, तो हम जिम्मेवार नहीं है। हम्म। हाँ ये तो है। मैं एक किसी भाई से ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने बोला, मैंने कहा, उन्होंने बोला जी मेरे को ना डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहा है। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? कह रहे जी टाइम हो गया, अभी बच्चा नहीं हो रहा, तो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये चीजें हैं, ऐसे आप लेते रहो, बाकी आपको हम्म। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कह रहे नहीं, वो बुलाए हैं डॉक्टर के लिए और अभी ऑपरेशन करने के लिए बोले हैं। मैंने कहा जी, अगर अच्छा। उदाहरण मान ले कि जिस डॉक्टर को आपको ऑपरेशन करने के लिए आना है और उसके साथ कोई हादसा हो जाए, किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए, या हम्म। हॉस्पिटल में बिजली का कनेक्शन का एक सारा सिस्टम, इन्वर्टर वगैरह, जनरेटर वगैरह, बिजली सब चली जाए, तो तब तक, जब ऑपरेशन कब तक टल सकती है? भाई, जब तक वो सारी सुविधाएं, या डॉक्टर ना आ जाए, या बिजली की सारी सुविधाएं ना हो जाए, तब तक तो ऑपरेशन टला रहेगा ना। हाँ। तो जब उतने दिन तक उतनी देर तक और उतने समय तक टला रह सकता है, तो फिर हमारी मर्जी से हम क्यों नहीं 2 घंटे 4 घंटे इंतजार करें जी? नहीं जी बेटा, पानी पी लेगा, बच्चा है, पानी पी लेगा, ये हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो रहा है, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम रिस्क नहीं लेंगे। ये कहते हैं जी हम रिस्क नहीं लेंगे, आप रिस्क लो। भैया, रिस्क तो तब भी हम ही ले रहे हैं, फॉर्म पे साइन करके। आपने कौन सा रिस्क ले लिया? फॉर्म पे जो साइन हो रहा है, वो साइन तो किया तो हमने ही रिस्क लिया। तो बात है, अपने आप में देखिए, अगर आज हमने हिम्मत नहीं रखी, तो आने वाले समय में, अभी जो हम डंकी की चोट पे कहते हैं ना, तो अपनी नानी से पूछ लेना कैसे बच्चे पैदा हुए थे। हम्म। ये कहने के लिए अगली दूसरी पीढ़ी में तो रहेगा ही नहीं। वो कहेगा मेरी नानी के भी तो पेट कटे थे, जी। माँ के भी पेट कटे थे। तो अगर हमने नहीं इस पे जोर दे के काम किया, आज पता नहीं किसी बहन ने, कहीं किसी ने मुझे भेजा था। वंदे मातरम भैया जी। जी। 1 मिनट भैया जी। ये है हर्षिता बहन, ये योगा करती है रोज सूर्यकांत भैया जी के सानिध्य में। और डरने वाला सिस्टम नहीं है, डरती नहीं है, पर जो डॉक्टर ने भाषा बोली है वो ही आपको बताया है। हाँ, तो मैं तो उसी बात तो को चर्चा कर इनको रहा हूँ। है कि खीरा खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, नारियल का पानी पी लो बहन, दिन भर में पानी पी लो थोड़ा, इलायची चबा चबा के खा लेना, इतने में आपका पानी की पूर्ति हो जाएगी। जो दिमाग में घुसा है उसको निकालना है खाली। भाई, जी उसके दीदी। पीने का देखो जी, पीने खाने की भी जरूरत नहीं है। अगर बच्चा हमारा घूम रहा है, तो इसका मतलब पानी सही सलामत है। और एक बार हमारी साजिया दीदी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे पानी उस थैली में कम होता ही जाता है, बिल्कुल। और नहीं कम होगा तो बच्चे को तकलीफ होती है, इसलिए वो पानी थोड़ा थोड़ा कम होता ही होता है, रिश्ता रहता है। अच्छा। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जी भैया जी। पटना में रहती कहाँ हो, ये बताओ पहले। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास। इनकम टैक्स गोलंबर की में कहाँ पे, कौन से मोहल्ले में, ये भी बता दो। किडवई, किडवईपुरी, श्री कृष्णा नगर। किदवईपुरी, श्री कृष्णा नगर। पता है, मैं उत्तरी मंदिरी में रह के आया हूँ। अच्छा, ये तो बगल में ही है, पीछे ही है। किदवईपुरी के कोने पे सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है, इनकम अच्छा। टैक्स कुल चक्कर के पास। ठीक है। हाँ। हाँ। अभी यहाँ पे पटना में लगभग लगभग
5 से 7 दिन नहीं जा, कम से कम तो 50 से 60 जने ऐसे हैं कि आपको खाली इतना ही बोलने वाले आ जाएंगे, तो बहन चिंता ना कर, जोर लगा दे, जोर लगा के हिस्सा बच्चा आ गया बाहर। जी भैया जी। देखिए एक 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 चेहरा पहचान लो, एक हेमंत भाई चश्मे वाले, बाल कम है, और दूसरा एक दांत, जिनके दांत बड़े हैं, हेमंत भाई। इनको कभी भी याद कर लेना, वहां पे बैठे बैठे अभी मदद कर देंगे। जी। कुछ नहीं है बहन। बहन किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है बहन, बकरी मत बनना, शेरनी बने रहना। ये आते जाते रहेंगे, भाइयों के पूछने की जरूरत ही नहीं है। उस टाइम है ना, खुद को हिम्मत करने की जरूरत होती है। हाँ। ठीक है। इसमें हाँ किसी दीदी का, ठीक है। आपके चाहे पति हो चाहे परमेश्वर हो, किसी की नहीं हाँ। चलती, सिर्फ अपनी ही चलती होती है। और आप डर गए तो मर गए, नहीं डरे तो आपसे डॉक्टर डरेंगे। जी। हाँ जी। ठीक है। निश्चित रहो, हाँ दीदी खुश ठीक रहो, है। मस्त रहो। और खीरा ककड़ी नारियल पानी पी लेना दीदी, इतने में दिमाग में जो हाँ हाँ। वायरस घुसा है कि मेरा पानी कम है, वो ठीक हो जाएगा, वो वायरस निकल जाएगा। उसके बाद आप स्वस्थ जी। हो, पहले भी स्वस्थ है, आगे भी स्वस्थ रहोगे। बच्चा स्वस्थ है तभी मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, बस बात खत्म। हाँ दीदी ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, धन्यवाद। ठीक है दीदी, ठीक है। जी भैया जी। जी, आगे आप चौपाल पे आप लोग आनंद लीजिए। मैं जरा 5 मिनट 10 मिनट में आया। सच वाली 10 मिनट में आ जाऊंगा। भैया सर, हाँ मैं वही पूछना चाह रही थी कि कौन सी 10 मिनट है। सोने जा रहे हैं ना भैया, सोने तो मैं नहीं दूंगी, आप चिंता मत करो। मैं झूठ बोल जाऊंगी कि आरती दीदी आ गई चौपाल पे, उठा लाएंगे। ज्योति गुप्ता दीदी, आपके पर्सन तो गोविंद भैया से थे, इसलिए हैंड डाउन कर लो आप। मुझे तो आपको पता है मेरी स्थिति तो, क्योंकि आपके थे होम्योपैथी की दवाई के ऊपर, और वो गोविंद भैया ने बताई, और उसके बाद गोविंद भैया निकल गए। तो वो तो पर्सन आपके रह गए दीदी। बाकी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और चाचा जी, आपको को होस्ट बनाया गया है या आप भी लटके बैठे हो? नहीं बनाया? ये क्या हुआ, मेरे चाचे के साथ ये क्या किया, किसने किया ये नाइंसाफी? हिम्मत किशोर भी, आपकी हिम्मत कैसी हुई? अरे बच्चा को कोई कौन देखता है, बच्चा की तरफ कौन ध्यान देता है। नहीं, घर का जिम्मेदार आदमी वो एक कोने में बिठा रखा है, कौन सी किताब में लिखी हुई बात है? नहीं भैया एक बार बोले थे बच्चा है एक, हमारे चौपाल की झोली में एक बच्चा आके गिरा। तो बच्चा को कौन ध्यान देता है, बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक कौन ध्यान देता है इस वो बच्चे बात पर। आपको नहीं कही थी चाचा जी, आप चाचा जी हो, चाचा जी रहो। बच्चा बनने की कोशिश मत करो, मैं हूं ना। चाचा जी को हाँ आज रोने ठीक। की आवाज निकालने का मन होगा इसलिए कह रहे हैं ना। क्या चीज? उनको बच्चे रोने वाली आवाज निकालने की इच्छा जग रही होगी चाचा जी नहीं को। वो सब कैच नहीं करता, जूम मीटिंग में वो सब नहीं लेगा। वो कभी वो रिकॉर्डिंग लेता करके नहीं, वो भेजना मुझे होगा। समझ गए। वो समझ गया कि इन लोग का बहुत कॉमेडी हो जाएगा अगर ज्यादा ले लेंगे तो। अभी जो बहन बताई पेट दर्द से संबंधित बात और गर्भ रक्षक का उपाय भैया बताए, इसमें बहुत ही अच्छा उपचार जो है हमारा, 11 से 15 का पॉइंट कलाई पर, इस जगह पर या तो तेल लगा करके मसाज करें दोनों हाथ की कलाई में, और या फिर पेन पेंसिल कट पेंसिल जो हम बताते हैं उसका उपचार करें। अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है। अगर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कोई अवरोध आ भी रहा होगा, 1% अगर आ रहा है, तो इस जगह पर पेन पेंसिल से हल्का आपकी चाचा जी आवाज कट गई। चाचा जी आपका नेटवर्क इशू आ गया है। और मोनिका दीदी, चाचा जी, हम लोग के अम, पास, हम लोग के बीच आरती दीदी आ गई हैं। बहुत बहुत बधाई हो। वंदे मातरम दी।